Hello guys, welcome back to my channel. I'm Jeet Sinha and in today's video we are going to discuss Article 32, that is right to constitutional remedies. So we are going to discuss what are the importance of Article 32. So Article 32 is very important, as we all know that a right without remedies is of no use. For ensuring that fundamental rights is protected, Supreme Article 32 is very important. So, in Darayo versus State of UP, Supreme Court stated that importance of protection of fundamental rights. So, why fundamental rights need to be protected? Because Supreme Court stated that fundamental rights are intended not only to protect individual rights, but they are based on high public policy. Liberty of individual and protection of fundamental rights are very essence of a democratic way of life adopted by constitution, and it is a privilege and duty of this court to uphold those rights. Supreme Court in Darayo versus State of UP state that it is the duty of Supreme Court to look after our fundamental right, that if it is violated, give us some remedy or which is appropriate for us. Now moving to next case, which is Romesh Thapar versus State of Madras. So the court in this case said that this court is the protector and guarantor of fundamental right, and it cannot consistently with the responsibility so laid upon it refuse to entertain application seeking protection against infringement of such right. सो इस केस में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट नहीं कर सकती है कि अप्लीकेशन कोई भी अगर पर्सन अपना फंडामेंटल राइट के ब्रीच के लिए आ रहा है कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट को इसका ध्यान रखना होगा कि वो किसी भी एक पर्सन को उसके राइट क्लेम करने का फुल चांसेस दी। तो ये रोमेश थापड़ के केस में कहा गया था। अब जो नेक्स्ट केस है प्रेमचंद्र गर्ग वर्सेस एक्साइज कमिश्नर। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल 32 बताया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द फंडामेंटल राइट टू मूव कोर्ट कैन देयरफॉर बी अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्ड एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेटिक एडिफाइस। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ओपिनियन को डिस्चार्ज करते हुए ये कहा कि कोर्ट हैज़ टू प्ले रोल ऑफ सेंटिनल ऑन द क्वी वाइव and it must always regard it as solemn duty to protect such fundamental right jealously and vigilantly। मतलब कि कोर्ट एक रक्षक है हमारे फंडामेंटल राइट का, और कोर्ट को हर सिचुएशन में हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जिलसली और विजिलेंटली बिहेव करना है, और इसकी एक सोलेम्न ड्यूटी होगी। तो अब हम लोग देखते हैं क्या डिफरेंस है आर्टिकल 32 और 226 में। आर्टिकल 32 जो होता है, आर्टिकल 32 वो पावर देता है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करने का, जबकि 226 जो है वो हाई कोर्ट में डायरेक्ट अप्रोच करने का देता है। आर्टिकल 32 सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को लेकर ही है, जबकि आर्टिकल 226 का स्कोप मच वाइडर है आर्टिकल 32 से। आर्टिकल 226 में मेंशन किया हुआ एनी अदर पर्पसेस। आर्टिकल 226 के अंदर अगर फंडामेंटल राइट के साथ और भी कोई अदर पर्पस है, एनी अदर पर्पस मींस कोई भी ऐसा पर्पस जो जिसमें फंडामेंटल राइट ब्रीच नहीं भी हुआ, उस केस में भी आर्टिकल 226 में के तहत हम लोग कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, जबकि आर्टिकल 32 के अंडर हम लोग कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस केसेस है जिसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अंडर आर्टिकल 32 में मूव कर सकते हैं अगर हमारा फंडामेंटल राइट ब्रीच नहीं हुआ है फिर भी। तो पहला जो केस है कि अगर कोई भी मिसयूज ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बाय स्टेट ऑफ बिहार, पहला ये केस है जो कि डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाला है। इस केस में मिसयूज ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, जो पावर दी जाती है ऑर्डिनेंस बनाने की स्टेट गवर्नमेंट को, उसका मिसयूज कर रहा है कोई भी गवर्नमेंट, तो उसमें अगर किसी का फंडामेंटल राइट ब्रीच नहीं हुआ है फिर भी आर्टिकल 32 के अंदर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के में अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा जो केस है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में अपॉइंटमेंट ऑफ जज और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का लेकर ये मैटर था। तो इस केस में भी हम लोग आर्टिकल 32 के अंदर मूव कर सकते हैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में। तीसरा जो मैटर है इशू रिलेटेड विद द प्रोसीजर टू रिमूव सुप्रीम कोर्ट जज। इस केस का नाम है सरोजिनी रामास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये 3 केस थे जिसके अंदर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली मूव कर सकते हैं आर्टिकल 32 के अंदर। तो अब हम लोग देखेंगे क्या इंटर रिलेशनशिप है आर्टिकल 32 और 226 में।
सो क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक पर्सन जिसका फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है उसे 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या पहले 226 के अंदर हाई कोर्ट जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए इस ये कहा गया कि आर्टिकल 32 खुद में ही एक फंडामेंटल राइट है। तो कोई भी फंडामेंटल राइट अगर वॉयलेट होता है तो एक पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है। और रोमेश थापड़ के केस में भी यही कहा गया था कि a person can approach Supreme Court directly if even he didn't need to go High Court first and follow a proper jurisdiction। लेकिन कुछ दिन के बाद एक केस आता है जो कि है कानूबाई ब्रह्मभट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक पर्सन को पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए, उसके बाद एक प्रॉपर जुरिस्डिक्शन फॉलो करते हुए सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस पाइल अप हो जाते हैं उससे बचने के लिए। लेकिन इस जजमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया इस ये कहते हुए कि ये जजमेंट बहुत ही एक नैरो व्यू देता है आर्टिकल 32 का, क्योंकि आर्टिकल 32 खुद एक पर्सन को खुद आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है। और उसके साथ साथ आर्टिकल 32 जो है वो किसी भी एक पर्सन के लिए जल्दी से जल्दी केस सॉल्व करने की कोशिश करता है। अगर वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेगा तो वो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर वो पर्सन हाई कोर्ट भी गया तो पहले वो सिंगल बेंच के पास जाएगा, फिर अपील में वो डबल बेंच के पास डिवीज़न बेंच के पास जाएगा, फिर वो आएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हाई कोर्ट ही अप्रोच करे। तो इस जजमेंट को खारिज कर दिया गया था ये कहते हुए, क्योंकि और ये टू जज बेंच ने ये कहा था तो इसको वैसे भी माना नहीं, कम सिग्निफिकेंस दिया गया। सो अब खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस केस में जो सेवरल पिटिशनर्स, बहुत सारे पिटिशनर्स थे जिन्होंने आर्टिकल 32 के अंडर अपने फंडामेंटल राइट जो कि 21 है उस पुलिस पे एलिगेशन लगाया कि वो उन्हें ब्लाइंड कस्टडी में ब्लाइंडेड रखते थे। सो अब ये क्वेश्चन कोर्ट के सामने आया कि वेदर द कोर्ट कुड ऑर्डर production of certain reports submitted by the CID to state government and some correspondence between government and certain officials. So the government claimed that this material was protected under section 162 and 172 of CRPC। ये तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कंटेंशन को रिजेक्ट करते हुए कहा कि जो आर्टिकल 32 के अंडर जो प्रोसीडिंग होती है वो ना इंक्वायरी है, ना कोई ट्रायल है ऑफेंस के लिए, और ना ही सुप्रीम कोर्ट कोई एक क्रिमिनल कोर्ट है। While hearing a writ petition, nor the petitioner are accused person. So these section of the CRPC are not applicable to the court writ jurisdiction under Article 32। So खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में ये कहा कि जो भी क्रिमिनल्स के सेक्शन है सीआरपीसी में, प्रोसीजरल सेक्शन है, वो आर्टिकल 32 के अंडर कवर नहीं होते और आर्टिकल 32 के स्कोप में नहीं आते हैं। सो अब मूव करते प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 32। तो बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि आर्टिकल 32 का एक कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है। कोर्ट जो सही समझे वो प्रोसीजर अपना सकती है। कुछ भी इसमें कोर्ट के डिस्क्रिशन में होता है, वाट एवर इट थिंग्स अप्रोप्रिएट फॉर इन्फोर्समेंट। इस प्रोसीजर लेट डाउन न करने का रीज़न जो था उसके सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था बंधुआ मुक्ति मोर्चा के केस में कि जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कोई एडवर्सरी प्रोसीजर फॉलो करे। कोर्ट कोई भी इफेक्टिव प्रोसीजर फॉलो कर सकती है जो कि कारगर है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए। और फिर एक क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 32 क्लॉज 1 में कोई प्रोसीजर की बात क्यों नहीं की गई है। तो इसका एक रीज़न ये है कि इंडिया में लोग बहुत पुअर और इलिटरेट भी है, जिसके कारण वो अगर कोई एक स्ट्रिक्ट फार्मूला और रिजिड फार्मूला लगाए तो ये खुद उनके लिए सेल्फ डिफीटिंग होगा, तो और आर्टिकल 32 का जो मेन पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से आर्टिकल 32 में कोई प्रोसीजर नहीं है। तो अब हम लोग मूव करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। तो जो रेस जुडिकाटा का कंसेप्ट है कि अगर एक डिसीजन कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट से वो पास कर दी गई है तो वो फाइनल जजमेंट होगा, एंड दैट इंडिविजुअल शुड नॉट बी मेड टू फेस द सेम काइंड ऑफ लिटिगेशन ट्वाइस।
सो रिट रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल इसलिए लाया गया क्योंकि अगर रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल नहीं होगा तो एक पर्सन सेम रिट पिटिशन सेम रिट रिट जो उस एक पर्टिकुलर केस में डिसाइड किए गए थे उसी को बार बार वो नए नए अपने नए स्टेटमेंट के साथ वो कोर्ट में बार बार क्लेम करेंगे। तो इसलिए इससे टाइम बहुत ज़्यादा खर्च भी होगा कोर्ट का और टाइम बहुत ज़्यादा जाया भी होगा क्योंकि एक ही मैटर को अगर बार बार कोर्ट डील करे तो वो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा और इससे केस भी बहुत ज़्यादा पाइल अप होता है। सो अब एक केस आता है जो कि है लल्लू भाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस में अब क्या हुआ था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो the principle of public policy is entirely inapplicable to illegal detention and does not bar a subsequent petition for a writ of habeas corpus. So ये कहा था कि doctrine of res judicata is not applicable in the case of habeas corpus. एक पर्सन रिट ये रेस जुडिकाटा से बार्ड नहीं है हैबियस कॉर्पस के केस में। अब बात करते हैं क्वाजाई जुडिशियल बॉडी के बारे में। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो कि है उज्जम भाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में ये हेल्ड किया गया था कि अगर एक कोई क्वाजाई जुडिशियल बॉडी जो कि अपने जुरिस्डिक्शन में एक्ट कर रही है और उसका एक्ट इंट्रावायर्स है किसी लॉ के अंदर, तो वो आर्टिकल 32 के अंदर चैलेंज नहीं की जा सकती है दैट इट हैज़ मिसकंस्ट्रक्टेड और मिस इंटरप्रेटेड द लॉ because no breach of any fundamental right was involved in such a situation। और अगर उस तरह है तो वो आर्टिकल 32 के अंदर कवर नहीं होगा बल्कि सच एन एरर कैन बी करेक्टेड बाय वे ऑफ अपील टू सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है जो जैसे कि अगर क्वाजाई जुडिशियल बॉडी अपने अथॉरिटी से बाहर काम कर रही है या अल्ट्रा वायर्स कर रही है तो उस केस में आर्टिकल 32 के अंदर कोई भी पर्सन आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है वो क्या एक रिट पिटीशन का पार्ट बन सकता है। तो कोचुनी के कोचुनी वर्सेस मुपिल नायर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि केस का नाम सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ या डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अगर खोजती रह गई तो ये उसके टाइम का वेस्ट होगा। और इस केस के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट डज नॉट नाउ गो इनटू डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन रिट पिटिशन। इसका रीज़न था कि डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कैन बी डिसाइडेड बाय एग्जामिनिंग द प्लीडिंग रेज्ड बाय द पार्टीज एंड बाय टेकिंग एविडेंस। और वैसा काम कोई भी एक ट्रायल कोर्ट में हो सकता है ना कि एक रिट पिटिशन से। So the court observed that we must make it clear that the petition in Article 32 of the Constitution is not our province to go into facts. सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि अगर कोई हम लोग का ये काम नहीं कि हम लोग फैक्ट्स में जाएं, ये बल्कि एक ट्रायल कोर्ट का काम है या फिर जो लोअर कोर्ट है उसका काम है कि फैक्ट्स डिसाइड करे। लेकिन कुछ एक्सेप्शन के केसेस में और या स्पेसिफिक केसेस में सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स भी देखती है, लेकिन इन जनरल कोर्ट क्वेश्चन ऑफ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स नहीं सर्च करती है। तो अब जो है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस। सबसे पहले लैचेस क्या होता है। लैचेस का मतलब होता है इनऑर्डिनेट डिले। अब मान लीजिए अगर आपका फंडामेंटल राइट 2020 में ब्रीच हुआ है और आप जाके कोर्ट में केस कर रहे 2030 में, तो आपके पास ये जो 10 ईयर्स का टाइम पीरियड था ये आपका लैचेज है। अगर आप अब कोर्ट में जाएंगे तो आपका रिट पिटिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि आप 10 साल बाद आए कि आप उसी समय आपको इंस्टेंटली रिएक्ट करते हुए अपना राइट को क्लेम करना चाहिए था। लेकिन अगर आपके पास 10 साल अगर आपके पास ये है कि आप प्रूफ कर सके कि मेरे पास ये जो 10 साल है ये रीजनेबल है कि मैं इस कारण से 10 साल कोर्ट अप्रोच नहीं कर पाया, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट एग्री कर सकती है आपके बात से और सुप्रीम कोर्ट कह सकती है ये तो पूरा कंप्लीट सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिशन में होगा कि वो आपके 10 साल को रीजनेबल समझे या ना समझे, ये फुल डिपेंड करेगा। तो अब केस है जो त्रिलोक मोतीचंद वर्सेस HB मुंशी का। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटिशनर है उसका क्लेम रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो बहुत टाइम के अपना जो फंडामेंटल राइट ब्रीच उसका हुआ था 1959 में और वो कोर्ट में मूव किया था 1968 में। तो ये 9 ईयर्स का जो गैप है ये लैचेज है, ये डिले
इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने इसका प्ली रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लिमिटेशन एक्ट के अंदर रिट नहीं आता है, लेकिन but still maintain that petitioner should move the court earliest and should explain satisfactorily if the delay is on his part। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नहीं कहा कि ऐसा कोई फिक्स टाइम पीरियड है, बल्कि ये होना चाहिए कि द क्वेश्चन ऑफ डिले इज ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट इन केस टू केस एंड सिचुएशन टू सिचुएशन, देयर इज नो लोअर लिमिट एंड देयर इज नो अपर लिमिट। अगर कोई भी आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है तो ये आपको प्रूव करना होगा आप क्यों एक कोर्ट में 9 साल बाद गए या फिर 10 साल बाद गए। तो और कोर्ट अगर सही समझे तो आपको जो रिट पिटिशन है उस पर एग्री करेगी, और गलत आपको लगा तो वही रिजेक्ट कर सकती है। तो ये फुल कोर्ट का डिस्क्रिशन है। सो अब है अगेंस्ट होम रिट कैन बी इशू। रिट किसके खिलाफ इशू हो सकता है? तो हम लोग जानते हैं कि रिट एक स्टेट के अगेंस्ट इशू हो सकता है, जो हम लोग ने आर्टिकल 12 में पढ़ा था, जो कि आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट। तो आर्टिकल स्टेट के अगेंस्ट रिट इशू किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग स्टेट के अगेंस्ट ही फंडामेंटल राइट्स क्लेम करते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत ऐसे जो राइट्स हैं जो कि एक नॉर्मल प्राइवेट पर्सन के पास भी हम लोग क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि राइट अंडर 17, 15 क्लॉज 2, 23 और 24। सो इन सब में हम लोग एक प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी रिट इशू कर सकते हैं। सो अब क्वेश्चन है हु कैन अप्लाई। सो फर्स्ट है जो पर्सन जो खुद एग्रीव्ड है, जिसका फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है, तो एक तो वो अप्लाई कर सकता है, और दूसरा है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल के थ्रू कोई भी एक नॉर्मल पर्सन रिट इशू कर सकता है। तो पीआईएल होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो अगर कोई पर्सन पीआईएल के प्रावधान को कोर्ट इसलिए अलाउ करता है क्योंकि हर कोई इंडिया में प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं है, और इंडिया में पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा है। तो हर कोई खुद के पैसे से या खुद उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता है कि वो कोर्ट मूव कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट इसलिए पीआईएल को अलाउ करती है, ताकि एक जो अंडर रिप्रेजेंटेड पार्ट ऑफ सोसाइटी है, जो खुद अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती है, उस उनके अगर फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहे हैं तो उनके बिहाफ में कोई पर्सन या फिर कोर्ट भी खुद सुओ मोटो एक्शन ले सकती है। लेकिन अगर ये जो कोई भी एक पर्सन जिसे जो हाईलाइट कर सकता है इशू, तो पीआईएल कोर्ट सुनेगी भी, और उसके हिसाब से अगर वो चेक करेगी अगर फंडामेंटल राइट सही में ब्रीच हो रही है तो वही रेमेडी सेम होगी जैसा कि एक नॉर्मल पर्सन अपना रिट क्लेम करता। सो पीआईएल का एक इम्पॉर्टेंट केस है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एक बॉन्डेड लेबर का केस जो था वो इंटरटेन किया था, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने केस किया था कि रिलीज ऑफ बॉन्डेड लेबर को लेकर। The court rebuked that the state government for raising a preliminary objection to stall an inquiry by court into the matter of the following words. We should have thought that if any citizen bring before court a complaint that a large number of peasant or workers are bonded serf or are being subjected to exploitation by a few mine leases or contractors or employers or are being denied the benefits of social welfare laws, the state government, which is under our constitutional scheme, charged with mission of bringing about a new socio-economic order where there will be social and economic justice for everyone and equality of status and opportunity for all, would welcome an inquiry by court, so that if it is found that there are in fact bonded laborers, such a situation can be set right by the state government. So the court went on to emphasize that the state government, that public interest litigation is not the nature of adversary litigation, but it is a challenge and opportunity to government and its officers to make basic human rights meaningful to deprived and vulnerable sections of community, and to assure them social and economic justice, which is significant tune of our constitution. सो एक हर कोई, जैसा कि मैंने बताया था कि हर कोई सुप्रीम कोर्ट उतना प्रिविलेज नहीं होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट इसलिए पीआईएल को अलाउ करती है क्योंकि वो भारत की कंडीशन को अंडरस्टैंड करती है कि हर पर्सन के पास उतने रिसोर्सेस या फिर वो कैपेबल नहीं होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट आ सके। तो अब है रिलीफ अंडर आर्टिकल 32। क्या क्या रिलीफ मिल सकती है आर्टिकल 32 के अंदर? सबसे पहला है कि damages in the form of compensation। केस है रुदुल शाह वर्सेस
सो इस केस में एक पर्सन 14 साल की सज़ा काट रहा होता है, जबकि उसको 14 ईयर्स पहले ही बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, मीन्स एक्विट कर दिया जाता है। फिर भी उसे 14 ईयर्स की सज़ा, तो इसमें कोर्ट ने उस पर्सन को कंपनसेशन के तौर पे कुछ अमाउंट ग्रांट किया था। तो वह इसी तरह कोई भी पर्सन का फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है तो उसे कंपनसेशन मिलता है, या कोई भी अप्रोप्रिएट रेमेडी जो कोर्ट फिट समझे। जैसे कि बोधिसत्वा गौतम वर्सेस सुब्रा चक्रवर्ती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक एंटरिम कंपनसेशन दिया था एक वुमेन को जो कि रेप का शिकार हुई थी। तो जो रेपिस्ट वाज डायरेक्टेड टू पे ₹1000 per month to the concerned woman. Thank you guys for watching this video. I hope you like this video, and please share this video as much as possible.